हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है सोर्स ऑफ कंटामिनेशन इन ऑपरेटिंग रूम एनवायरनमेंट। ऑपरेशन थिएटर एनवायरनमेंट में कौन कौन से सोर्स ऑफ कंटामिनेशन होता है ये हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें मेनली दो सोर्सेज होते हैं, एक होता है ह्यूमन बॉर्न सोर्स, दूसरा होता है नॉन ह्यूमन सोर्स या नॉन ह्यूमन फैक्टर। दो फैक्टर्स होता है, दो सोर्सेस होता है, एक होता है ह्यूमन बॉर्न, दूसरा होता है नॉन ह्यूमन। तो अगर हम बात करेंगे सोर्स ऑफ कंटामिनेशन की, मेजर सोर्स जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का या कॉमन सोर्स जो होता है ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, वो होता है पीपल, लाइक जिसमें हॉस्पिटल स्टाफ मेंबर्स आ सकते हैं, ऑपरेटिंग टीम मेंबर्स जो होता है वो हो सकते हैं, या पेशेंट खुद हो सकता है, मेजर सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। और दूसरा फॉलोड बाय कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। अगर कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, सॉइल्ड इंस्ट्रूमेंट्स होंगे तो वो मेजर सोर्स होता है, दूसरा मेजर सोर्स होता है। ह्यूमन बॉर्न सोर्सेज की अगर हम बात करेंगे, सोर्स ऑफ कंटामिनेशन में अगर हम ह्यूमन बॉर्न सोर्सेज की बात करेंगे, सबसे पहले स्किन आ जाता है। स्किन चाहे पेशेंट्स की हो या ऑपरेटिंग टीम मेंबर्स की हो, ये मेजर माइक्रोबायोलॉजिकल हैजर्ड होता है। ऑपरेटिंग रूम एनवायरनमेंट में, ऑपरेशन थिएटर में मेजर सोर्स जो माइक्रोबायोलॉजिकल हैजर्ड होता है, मेन माइक्रोबायोलॉजिकल हैजर्ड होता है, तो वो होता है स्किन, चाहे वो पेशेंट्स की हो या ऑपरेटिंग टीम मेंबर्स। स्वेट ग्लैंड्स जो होता है, इनमें बहुत सारे रेजिडेंट माइक्रोबियल फ्लोरा होता है, जिनका नंबर अगर ज्यादा, एवरेज से ज्यादा हो गया तो ये पैथोजेनिक हो सकते हैं, डिजीज काजिंग हो सकते हैं। एक एवरेज इंडिविजुअल में एस्टिमेटेड एक एवरेज इंडिविजुअल में 4000 to 10,000 टू कंटामिनेटेड पार्टिकल्स शेड होते हैं स्किन से एक मिनट में। हर एक मिनट में एक एवरेज इंडिविजुअल में, एक एवरेज पर्सनल जो होता है, पर्सन जो होता है, उसमें 4000 से लेकर 10,000 तक कंटामिनेटेड पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्किन से शेड होते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो सकते हैं, लाइक स्टाफाइलोकोकस ऑरियस हो सकता है, जो कि ऑपरेटिंग रूम एनवायरनमेंट में आ सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्किन पे प्रेजेंट होते हैं, रेजिडेंट माइक्रोबियल फ्लोरा जो होता है, अगर इसकी शेडिंग हो जाएगी तो इसको कैसे हम प्रिवेंट करेंगे? सबसे पहले कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। जो भी पर्सन ओटी के अंदर एंटर होगा तो उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ पॉइंट्स जो होते हैं वो, उसको वाइटल पॉइंट्स जो होते हैं वो फॉलो करने होते हैं, जिसमें डेली बाथ, नहाना होता है, रोज नहाना होता है। हैंड्स जो होता है, ओटी में एंटर होने से पहले ही हैंड्स वॉश करने होते हैं, और ओटी ड्रेस, प्रॉपर ओटी ड्रेस जो होता है वो लगाना होता है, जिससे कि इन्फेक्शन प्रिवेंट हो सकता है। और ये जो हैंड्स होते हैं, जब भी आप ग्लव्स लगाओगे तो उससे पहले भी हैंड्स वॉश करने होते हैं, और ग्लव रिमूव करने के बाद भी हैंड्स वॉश करने होता है। और ओटी में एंटर होने से पहले आपको प्रॉपर ओटी अटायर जो होता है वो लगाना, प्रॉपर ओटी ड्रेस जो होता है वो लगाना होता है। अब जहां पे कट्स होंगे, एब्रेशंस होंगे, उनको कवर करना चाहिए। और जब भी आप किसी ब्लड या बॉडी फ्लूइड या किसी टिश्यू स्पेसिमेन जो होता है उसको टच करोगे तो ग्लव लगाना होता है, और ग्लव रिमूव करने के बाद आपको हैंड्स जो होते हैं वो वॉश करने होते हैं। दूसरा ह्यूमन बॉर्न सोर्स जो होता है, पहला सोर्स होता है स्किन, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म शेड हो सकता है, जो कि सोर्स ऑफ इंफेक्शन हो सकता है इनसाइड द ओटी। तो दूसरा जो होता है दैट इज हेयर, बाल जो होते हैं, पेशेंट के बाल होंगे या हॉस्पिटल स्टाफ मेंबर्स, ये जो ऑपरेटिंग रूम
टीम मेंबर्स होते हैं उनके जो बाल होते हैं तो वो भी दूसरा सोर्स हो सकता है, सोर्स ऑफ कंटामिनेशन हो सकता है। तो इसमें बहुत सारे मेजर सोर्स ऑफ स्टाफाइलोकोकस जो होता है, स्टाफाइलोकोकस माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया जो होता है, उसका मेजर सोर्स जो है वो बाल हो सकता है, जिससे कंटामिनेशन हो सकती है। या अगर ये ड्यूरिंग सर्जरी पेशेंट की, जहां पे हम सर्जरी करें, सर्जिकल साइट में एंटर हो गया तो फॉरेन बॉडी टिश्यू रिएक्शन हो सकती है, वुंड हीलिंग जो होती है वो डिले हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये चीज प्रिवेंट करने के लिए एक तो हेयर जो होता है ये शॉर्ट रखना चाहिए, और दूसरा इसको शैम्पू करना चाहिए, डेली वॉश करना चाहिए। और जब भी आप ओटी में एंटर हो जाओगे तो कैप जो होती है वो लगानी चाहिए, क्लीन कैप्स जो होते हैं वो लगानी चाहिए। ओटी में एंटर होने से पहले हेयर को कवर करना होता है। कि कवर कैसे करेंगे, कैप हम लगाएंगे ताकि इन्फेक्शन जो होता है इन बालों से जो इन्फेक्शन हो सकता है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तीसरा ह्यूमन बाउंड सोर्स जो है वो है नेजोफेरिंक्स। नेजोफेरिंक्स जो होता है इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो सकते हैं जो कि फोर्सफुली बाहर आ सकते हैं। लाइक अगर हम ओटी के अंदर बातें ज्यादा कर रहे हैं, कफिंग से हो सकते हैं, स्नीजिंग से हो सकते हैं, और ये जब हम कफ करेंगे, बातें ज्यादा करेंगे, ये डस्ट में ड्रॉपलेट्स में बाहर आ जाएगा, तो किसी सरफेस पे गिर सकता है या पेशेंट की स्किन पे गिर सकता है, जिससे बाद में इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है। तो ये चीज कैसे हम प्रिवेंट करेंगे, सबसे पहले क्या करना होता है, नोज, नाक और जो मुंह होता है उसको कवर करना चाहिए मास्क से। मास्क जो होती है उससे कवर करना होता है ताकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो होता है वो हम प्रिवेंट कर सकेंगे। और जब भी हम बात करेंगे, कफ करेंगे या स्नीजिंग, तो ये मास्क जो होती है उसको प्रिवेंट करेंगे, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो होता है उसको प्रिवेंट करेगा। और ओटी के अंदर बातें बहुत कम करनी चाहिए, अननेसेसरली बातें नहीं करनी चाहिए। टॉकिंग शुड बी केप्ट टू मिनिमम बातें करनी चाहिए, कम बातें करनी चाहिए ओटी के अंदर। अब नेक्स्ट जो है दैट इज, अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट नॉन ह्यूमन फैक्टर जो होता है, नॉन ह्यूमन सोर्स जो होता है कंटेमिनेशन के, वो होते हैं सबसे पहले फोमाइट्स और एयर। फोमाइट्स की अगर हम बात करेंगे, फोमाइट्स कंटेमिनेटेड पार्टिकल्स जो होते हैं, कंटेमिनेटेड पार्टिकल्स जो होता है किसी भी ऑब्जेक्टिव पे, इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, लाइक फर्नीचर होगा या ऑपरेटिंग रूम सरफेस जो होते हैं, ओटी सरफेसेस जो होता है, वॉल्स होते हैं, फ्लोर्स होता है, इक्विपमेंट्स होता है, तो इस पे जो डस्ट होती है उसमें बहुत सारे कंटामिनेटेड पार्टिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, जो कि इन इक्विपमेंट्स पे, चाहे वो फर्नीचर होगा, इक्विपमेंट होगा या ऑपरेटिंग रूम सरफेसेस जैसे कि वॉल्स, फ्लोर्स, शेल्व्स होते हैं या हैंडल्स जो होते हैं, डोर्स की हैंडल्स, उस पे प्रेजेंट हो सकते हैं कंटामिनेटेड पार्टिकल्स। वो सोर्स ऑफ कंटामिनेशन बन सकते हैं। या एनेस्थीसिया एपैरेटस जो होते हैं, जो कि हम यूज करते हैं, इंट्रावेनस लाइन्स जो होते हैं, फ्लूइड जो होते हैं, वो कंटामिनेट, उनकी सरफेस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये चीज कैसे, वो जब हम यूज करेंगे पेशेंट पे तो वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन सकता है। सो दिस इज नॉन ह्यूमन सोर्स, ये नॉन ह्यूमन सोर्स है जिसमें ह्यूमंस का हाथ नहीं है। तो इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, तो कुछ पॉइंट्स जो होते हैं वो फॉलो करने चाहिए। एक तो प्रॉपर डिसइंफेक्शन और डिकंटेमिनेशन करनी चाहिए। जो भी सप्लाईज हमें, जो भी इक्विपमेंट्स हमें रीयूज करने हैं उनको प्रॉपरली डिसइंफेक्शन करना है, प्रॉपरली डिकंटेमिनेट करना है, स्टेराइल करना है, तब जाके उनको यूज करना होता है। और ऑपरेटिंग रूम की जो सरफेस होती है, ऑपरेशन थिएटर की जो सरफेस होती है, उसको रेगुलरली डिसइंफेक्शन करना चाहिए। फर्नीचर जो होता है ऑपरेटिंग रूम के अंदर, चाहे वो टेबल्स होंगे, चेयर्स होंगे, उनको, ट्रॉलीज होंगी, उनको प्रॉपरली डिसइंफेक्ट करना चाहिए। फ्लोर जो होते हैं उनको डिसइंफेक्ट करना चाहिए। और डिस्पोजिंग आइटम्स जो होते हैं, डिस्पोजेबल आइटम्स, उनको बाहर रिमूव करना चाहिए, उनको ओटी से बाहर निकालना चाहिए। और
सॉलिड और क्लीन आइटम्स जो होते हैं उनको सेपरेट करना होता है। क्लीन आइटम्स अलग रखने चाहिए, सॉलिड आइटम्स अलग रखने चाहिए। और जितने भी आइटम्स हम ओटी के अंदर यूज करेंगे उनको प्रॉपरली पैक करके रखना होता है, जो स्टेराइल आइटम्स होंगे। और डस्ट कवर्स जो होते हैं, स्टेराइल आइटम्स जो होते हैं, जब भी हम स्टेराइल आइटम्स ट्रांसपोर्ट करेंगे एक डिपार्टमेंट से, चाहे सीएसएसडी से ओटी तक ट्रांसफर करेंगे, उनको डस्ट कवर जो होते हैं वो ऊपर रखने चाहिए, डस्ट कवर से उनको कवर करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट नॉन ह्यूमन सोर्स जो होता है वो है एयर। ऑपरेटिंग रूम एयर जो होता है वो सोर्स ऑफ कॉन्टेमिनेशन बन सकता है। ऑपरेटिंग रूम एयर जो होता है इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर वेंटिलेटिंग सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, फंक्शन नहीं कर रहा है, या प्रॉपरली ओटी एनवायरमेंट जो है उसको हमने क्लीन नहीं किया है, और ऑपरेटिंग रूम एनवायरमेंट जो है उसमें क्लीनिंग डिसइंफेक्शन नहीं किया हमने, लाइक ऑपरेटिंग रूम एनवायरमेंट को मैंने बोला अभी भी जितने भी आइटम्स होते हैं उनको स्टेराइल करना होता है, प्रॉपरली डिसइंफेक्ट करना होता है। ये चीज हम कैसे करेंगे? तो डोर जो ट्रैफिक जो होता है, सबसे पहले ट्रैफिक रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। ऑपरेटिंग रूम के अंदर ट्रैफिक रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। जितने पर्सन्स को काम है अंदर उतने ही रहने चाहिए, अननेसेसरली कोई एक्स्ट्रा पर्सन अंदर नहीं आना चाहिए। डोर जो होते हैं वो क्लोज होने चाहिए हमेशा, और टेम्परेचर जो होता है वो मेंटेन्ड रहना चाहिए 20 to 24 डिग्री सेल्सियस, और पीडियाट्रिक पेशेंट्स के लिए थोड़ा सा ज्यादा रखना चाहिए। ह्यूमिडिटी मेंटेन्ड होनी चाहिए। एयर कंडीशनिंग डिवाइसेस जो होते हैं वो प्रॉपरली फंक्शनिंग होने चाहिए, ताकि वो टेम्परेचर जो होता है वो रेगुलेट करके रखेंगे। फिल्टर्स जो होता है ऑपरेटिंग रूम के अंदर, जो फिल्टर्स होते हैं लाइक हेपा फिल्टर्स, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर्स जो होते हैं वो रेगुलरली चेक करने चाहिए, क्लीन करने चाहिए कि ये प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावा वेंटिलेशन सिस्टम जो होता है, वेंटिलेशन सिस्टम जो होता है उसको प्रॉपरली चेक करना चाहिए, प्रॉपरली वो वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। ऑपरेटिंग रूम के अंदर जो वेंटिलेटिंग सिस्टम होता है वो वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। तो ये थे नॉन ह्यूमन सोर्स ऑफ कंटामिनेशन। एक होता है फोमाइट्स, दूसरा होता है एयर। ऑपरेटिंग रूम एयर जो होता है वो भी मेजर सोर्स ऑफ इंफेक्शन कंटामिनेशन हो सकता है। अब ये जो इन्फेक्शन होता है इनको हम कैसे, अगर हम जनरल में बात करेंगे तो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? ड्यू टू स्टाफ की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। तो स्टाफ को जब भी ओटी के अंदर जाएगा इसको प्रॉपर क्लॉथ जो होते हैं, ओटी ड्रेस जो होता है वो लगानी चाहिए, हैंड्स वॉश करनी चाहिए, तब जाके मास्क कैप लगानी चाहिए, तब जाके ओटी के अंदर जाना चाहिए। और इसके अलावा बातें कम करनी चाहिए ओटी के अंदर। अब अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करेंगे, एटमॉस्फेयर में ट्रैफिक लिमिटेड होना चाहिए, टेम्परेचर मेंटेन्ड होना चाहिए, डोर्स क्लोज होने चाहिए, ह्यूमिडिटी मेंटेन्ड होनी चाहिए, एयर कंडीशनिंग डिवाइसेस प्रॉपरली फंक्शन करने चाहिए। और इसके साथ साथ जो फिल्टर्स होते हैं, एयर फिल्टर्स होते हैं, उनको रेगुलरली चेक करना चाहिए। तो और जब भी हम ओटी के अंदर कोई इन्फेक्टेड केस करेंगे, केस के बाद फ्यूमिगेशन करनी चाहिए अगर इन्फेक्टेड केस किया। और हर सर्जिकल प्रोसीजर के बाद, हर ऑपरेशन के बाद ओटी की जो सरफेस होते हैं, सबसे पहले क्या करना होता है, जितने भी मटेरियल वहां पे होता है उसको बाहर रिमूव करना चाहिए और डिस्कार्ड करना चाहिए। जो कि सॉइलिड इक्विपमेंट्स होंगे, यूज्ड इक्विपमेंट्स होंगे, डिस्पोजेबल आइटम्स होंगे, जो भी हमने यूज किए उनको डिस्कार्ड करना चाहिए। डिस्कार्ड करने के बाद ओटी जो होता है उसको क्लीन करना चाहिए, मॉप करना चाहिए फ्लोर को। ओटी बॉल्स जो होते हैं उनको कार्बलाइज करना चाहिए, टेबल्स जो होते हैं उसको क्लीन करना चाहिए, इक्विपमेंट जो होते हैं वहां पे उनको क्लीन करना चाहिए। और अब अगर हमने कोई इन्फेक्टेड केस किया उसके बाद, या कोई कंस्ट्रक्शन की ओटी के अंदर रिपेयर काम किया ओटी के अंदर, तो उसके बाद ओटी में फ्यूमिगेशन करनी चाहिए। या अगर माइक्रोबियल काउंट जो होता है, कॉलोनी काउंट जो होता है कल्चर में ज्यादा आ गया तो उसके बाद भी फ्यूमिगेशन करनी होती है। तो ये कुछ
पॉइंट्स होते हैं जिससे हम इन्फेक्शन जो होता है ओटी के अंदर प्रिवेंट कर सकते हैं। स्टेराइल टेक्निक मेंटेन करनी होती है, स्टेराइल आइटम्स, स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करनी चाहिए। स्क्रबिंग कर ओटी के अंदर जाने से पहले स्क्रबिंग करनी चाहिए, ग्लाविंग करनी चाहिए, तब जाके ओटी के अंदर जाना चाहिए अगर कोई सर्जिकल प्रोसीजर करना होगा तो इससे हम इन्फेक्शन जो होता है ओटी के अंदर प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की अगर हम बात करेंगे, सोर्स ऑफ कंटामिनेशन की बात करेंगे, तो ओटी के अंदर जो सोर्स ऑफ कंटामिनेशन होते हैं बहुत सारे सोर्स होते हैं, जिसमें मेजर सोर्स जो होता है वो होता है ओटी स्टाफ या पेशेंट्स, और दूसरा उसके बाद कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, सॉइल्ड इंस्ट्रूमेंट्स। अब अगर सोर्स ऑफ कंटामिनेशन की बात करेंगे, इसमें दो मेन सोर्स होते हैं, एक होता है ह्यूमन बॉर्न सोर्स, दूसरा होता है नॉन ह्यूमन। ह्यूमन बॉर्न सोर्स में स्किन होती है, पेशेंट्स की स्किन या ऑपरेटिंग टीम मेंबर्स उनकी स्किन से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स शेड हो सकते हैं जिससे इन्फेक्शन हो सकता है। या दूसरा उसके बाद स्किन के बाद हेयर होता है, बाल होता है, वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, सोर्स ऑफ कंटामिनेशन हो सकता है। नासोफेरिंक्स, जब भी हम बात करेंगे ओटी के अंदर कफिंग या स्नीजिंग के बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स बाहर आ जाएंगे, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो सकता है। और उसके बाद नॉन ह्यूमन सोर्सेस की बात करेंगे, नॉन ह्यूमन फैक्टर्स की बात करेंगे, तो जिसमें फ्यूमाइट्स आता है। फ्यूमाइट्स में फर्नीचर जो होता है, कंटामिनेटेड पार्टिकल्स, डस्ट होगी उस पे, इक्विपमेंट्स, ऑपरेटिंग रूम सरफेसेस उन पे डस्ट हो सकती है, कंटामिनेटेड पार्टिकल्स उस डस्ट में प्रेजेंट हो सकती है जो कि सोर्स ऑफ कंटामिनेशन हो सकता है। एयर, ऑपरेटिंग रूम एनवायरनमेंट जो होता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ये सोर्स ऑफ कंटामिनेशन हो सकता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट source of contamination in operating room environment in brief. Thank you very much.